15 अगस्त 47 को आज़ादी मिली, देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण बना। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, सारे नागरिकों को समान घोषित किया गया, फिर भी ब्राह्मण प्रधानमंत्री बना। और फिर उसके बाद उसकी बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, फिर उस बेटी का बेटा प्रधानमंत्री बना, अब उसका नाती पोती लाइन में लगा हुआ है। साला मतलब है ही नहीं हमारा कुछ। जो संविधान हम लोग गर्व करते हैं ना, SC ST OBC के लोग बड़े गर्व करते, बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखा, बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखा, बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखा। हाँ लिखा, मगर उसके अनुसार तो तुम काम करते नहीं हो। जो तुमको वोट का अधिकार दिया गया, वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, ये भी हमारे लोगों को पता नहीं है। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, एक अधिकार है शासक चुनने का, एक अधिकार है शासक बनने का। 84 तक हमारे लोग दूसरों को शासक चुनते रहे। क्यों? तो हमारे लोग ये मानते थे शासक बनना हमारा थोड़ी काम है, शासक बनना हमारा काम थोड़ी है, शासक बनना उनका काम है। तो हमारे लोग 84 तक उनको चुनते रहे। 84 में काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और कहा शासन करती जमात बनना हमारा उद्दिष्ट है। ये बाबा साहब ने कहा, उसके लिए मैंने ये बहुजन समाज पार्टी बनाई। पहली बार ये घोषित किया कि हमारा लक्ष्य चुनना नहीं है, हमारा लक्ष्य बनना है। अरे बनना वन्ना तो बात की बात है, साले दिमाग में भी नहीं सोच पाए। अरे बाद में बनोगे रे, पहले इधर आना पड़ता है, इधर तक नहीं आया साला 84 तक। बराबर 84 तक ये दिमाग में भी नहीं आया। अभी भी जो काशीराम जी ने कहा वो अभी भी बहुसंख्यांक समाज के लोगों के दिमाग में नहीं आया है। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत है ब्राह्मणों की पार्टी दिल्ली में सत्ता में है। अगर समझ में आया होता तो ब्राह्मणों की पार्टी दिल्ली में सत्ता में नहीं होती। दूसरा, ब्राह्मणों की पार्टी सत्ता में बीजेपी आने के पहले एक और ब्राह्मणों की पार्टी नेहरू की, गांधी की, कांग्रेस पहले से सत्ता में थी। यानी कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। इसका मतलब यह है कि एक ब्राह्मण जाता है तो दूसरा ब्राह्मण सत्ताधारी बनता है, दूसरा ब्राह्मण जाता है तो पहला ब्राह्मण सत्ताधारी बनता है। ये राजाराम जाता है तो सीताराम आता है, सीताराम जाता है तो राजाराम आता है। ज्यादा फर्क हो रहा है आज भी? यानी आज भी जो वोट के अधिकार में शासक चुनने का ही काम चल रहा है, शासक बनने का काम नहीं चल रहा है। तो हम लोगों ने जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, तब से मैंने ये काम शुरू किया। अभी मेरी उम्र 67 रनिंग चल रही है, तो 18 अगर माइनस कर दो तो 49 साल हो गए। ये संगठन बनाने का, संचालन करने का और देश भर में संगठन शक्ति निर्माण करने का काम मैंने जिंदगी भर
49 साल लगाकर किया। यहां बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनकी उम्र भी 49 नहीं है। ऐसे लोग जिनकी उम्र 49 नहीं है, उसका एक अर्थ यह है कि वो पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं कर रहा हूं। और करते करते 32 राज्यों में 36 में से 32 राज्यों में से 36 में से 32 राज्यों में 625 जिलों में संगठन बनाया। ये संगठन शक्ति थी जिसके आधार पर हमने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने का हौसला दिखाया। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का क्या अकेला बामसेपी संगठन है? नहीं, बहुत सारे संगठन है। किसी भी नेता ने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के किसी भी नेता ने आज तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेने का काम तो छोड़ो, सोचा सोचने का भी काम नहीं किया, ऐसा दिमाग में भी नहीं लाया। लड़ने के तो छोड़ो, हम लोग वहां लाखों लोग लेकर गए। क्यों? इतना बड़ा संगठन बनाया। तो इसका मतलब यह है कि इतना लंबा समय लगाकर लाखों लोगों को ऑल इंडिया में आंदोलन करने के लिए आज इतना विशाल संगठन हमने खड़ा किया। हमारे लोग अभी भी भाषण करने के लिए जब खड़े हो जाते तो कहते बाबा साहब ने संगठित होने के, अबे कर लिया रे गधी की औलाद, ये मैंने कर लिया, इतना बड़ा संगठन कर लिया। नहीं, संगठित करना चाहिए। अरे कर लिया भाई, तेरा पीछे खड़े होने की केवल जरूरत है, बाकी और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। साले पीछे खड़ा रहने के लिए भी ताकत नहीं है, दिमाग में आता नहीं है। इतना लंबा समय लगाकर इतनी लंबी संगठनात्मक शक्ति हमने निर्माण की। लाखों लोगों को मैदान में उतार सकते हैं, लाखों रुपया कार्यक्रम पर डेली खर्चा करते हैं। डेली कोई भी संगठन भारत में फुले शाहू अंबेडकर का विचार करने वाला लाखों रुपया खर्चा करके डेली कार्यक्रम करता हो, ऐसा ढूंढकर भी नहीं मिलेगा। ये डेली करता हूं ये कार्यक्रम। ये भी किधर है भाई खर्चा करने वाला आदमी? खड़े हो जा, एक आए 1 लाख से ज्यादा हुआ होगा? कितना हुआ खर्चा? 1 लाख हुआ बोल रहे, ज्यादा ही हुआ होगा, 1.5 लाख बोल रहे। तो डेली खर्चा कर रहा हूं सारे देश भर में। है किसी की औकात? मेरे पास एक नया पैसा भी नहीं है, मेरे पास एक नया पैसा नहीं है। डेली सारे देश भर में। कल अभी यहां हूं ना, अभी जो यहां आया तो कल मैं हरियाणा में था। हरियाणा से रात में लेट आवर्स एयरपोर्ट गया और वहां से रात में 2:30 को फ्लाइट में बैठा और फिर 4:30 बजे एयरपोर्ट पर उतरा। फिर वहां से हमारे लोग लेकर आए, गाड़ी में ही बैठे बैठे सोया, फिर थोड़ा बहुत और सोया और फिर इधर खाना वाना खा के इधर आया। अभी थोड़ी देर के बाद कार्यक्रम समाप्त होकर बॉम्बे जाऊंगा। कल सवेरे फ्लाइट है, इलाहाबाद के पास कौशाम्बी है, बुद्धा के समय की। कौशाम्बी नाम सुना है? बुद्ध प्रवचन के लिए कौशाम्बी जाते, वह कौशाम्बी में कार्यक्रम है कल। तो
यहाँ से बॉम्बे जाऊंगा, बॉम्बे से मॉर्निंग में फ्लाइट पहुंचूंगा, फ्लाइट पकड़कर इलाहाबाद जाऊंगा, इलाहाबाद से 4 व्हीलर गाड़ी से कौशाम्बी जाऊंगा और कौशाम्बी में कार्यक्रम करके फिर रात में मुक्काम के लिए लखनऊ आऊंगा और लखनऊ से फिर दूसरे दिन 12 बजे अंबेडकर नगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैजाबाद से आगे वहां जाऊंगा डेली। और हर कार्यक्रम में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख खर्चा होता है। कोई टाटा, बिरला, अंबानी साला एक नया पैसा नहीं देता है। तो मेरा टाटा, बिरला, अंबानी, ये है इधर टाटा, बिरला, अंबानी, ये सारा बैठा हुआ टाटा, बिरला, अंबानी। इतना लंबा समय लगाकर जो संगठित शक्ति हमने निर्माण की, ये उसकी वजह से हम करने लायक हो गए हैं। तो आज ऐसी कोई संगठित शक्ति भारत में नहीं है। अखबार वाला मेरे नाम से ही इतना डरता है कि फालतू लोगों को डेली अखबार में पब्लिसिटी देता है। मेरे वामन मेश्राम नाम का कोई आदमी भारत में पैदा हुआ, ये भी सारा लोगों को पता नहीं है। हा? कौन से टीवी वाले कहां से देंगे रे? अरे अखबार वाले नहीं देते तो टीवी वाले कहां से देंगे? तो बड़े उस्ताद मानते अपने को है, वो तो अखबार से बड़े मानते हैं ना, वो कहां से देंगे? तो इस तरह से सारे देश भर में, मगर मैं जहां भी जाता हूं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे फ्लाइट के अंदर, जहां भी, हर जगह मुझे आदमी मिलता है, तुम्ही वामन मेश्राम का? नाही, आम्ही तुम्हाला डेली त्याच्यावर बघतो, ऐकतो. मग मी त्यांना विचारतो, फक्त ऐकताच का? नाही म्हटले, तुमच्या कार्यकर्त्यांना साथ सहयोग समर्थन देतो बार। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सारे देश भर में आज इतनी बड़ी संगठित शक्ति हम लोगों ने निर्माण की। इस संगठित शक्ति के समर्थन में आप लोगों को खड़ा होने की जरूरत है और फिर फील्ड में जाकर लोगों को समर्थन में खड़ा करवाने की जरूरत है। एक संगठित करने की जरूरत है, एक संगठित समर्थन में खड़ा करने की जरूरत है। अगर ये आप करते हो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं ये जो बदमाश लोग हैं ना, ये बदमाश लोगों को आप हाथ जोड़ के विनती करो, ये मानने वाले नहीं है। जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, देखो अंग्रेजों ने कब्जा किया था, क्या हुआ अंग्रेजों का? ब्राह्मणों ने भी कब्जा किया हुआ है। ध्यान रखो, बहुत खास बात बता रहा हूं। अंग्रेजों ने कब्जा किया था, क्या हुआ अंग्रेजों का? ब्राह्मणों ने भी कब्जा किया हुआ है। अगर ब्राह्मणों ने भी अंग्रेजों की तरह कब्जा किया है, तो इन लोगों को भी हम लोग उनसे भी आजादी हासिल कर सकते हैं। केवल एक तरीका है, केवल एक तरीका है संगठित शक्ति निर्माण करने का। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत समय अभी ज्यादा नहीं है। अभी रणनीति में हमने बहुत बड़ा बदलाव किया। मैं पढ़े लिखे लोगों को बामसेफ के द्वारा संगठित करने के कार्य पे सबसे ज्यादा जोर लगाता रहा। अभी मैं बामसेफ को इकट्ठा करने का काम, पढ़े लिखे कर्मचारी लोगों को इकट्ठा करने का काम हमारे दूसरे तीसरे फ्रंट के जो नेता लोग हैं उनके ऊपर छोड़ दिया। अभी मैं जनता को, कॉमन लोगों को, मासेस को इकट्ठा करने के काम में लगा हुआ हूं। और 2030 तक 6 लाख गांवों का संगठन खड़ा हो जाएगा। 2030 तक। कौन सा चल रहा है? 24। 30 कितना दूर है? 5-6 साल। तो कोई बुढ़ा भी अगर ये मेरी सुन लेगा तो भी नहीं मरेगा। अगर वो बुढ़ा अभी जाने वाला है और उसने अगर मेरा सुन लिया, बोलता 6 साल, फिर तो मैं नहीं जाता हूं, फिर मैं रुकता हूं। क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है,
उम्मीद होती है ना। देखो उसका बेटा दिल्ली में नौकरी कर रहा है और उसका बाप घर में अभी प्राण निकलने वाला है, तो बोलता नहीं बेटे को एक बार देखना चाहता हूं, एक बार। तो सारे लोग कोशिश करते कि बेटे को बुलाया जाए, तो भागते दौड़ते बेटा आता है और आदमी के बाद में बाप के पास जाता है, देखता है, देखते ही तो इसका मतलब है उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 6 साल में 6 लाख गांव में संगठन फैल जाएगा और 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा और 6 लाख गांव में रहने वाले जो SC ST OBC के लोग हैं वो इस आंदोलन के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि उसकी लड़ाई इस देश में कोई भी नहीं लड़ रहा है। मोदी तो OBC होकर भी हिंदू है, वो OBC नहीं है, वो हिंदू है, OBC नहीं है। जो OBC हिंदू है वो ब्राह्मणों का काम कर रहा है। एक बार मैं रेलवे के ट्रैवलिंग कर रहा था, तो ट्रैवलिंग के दौरान ये ब्राह्मण, एक कंपार्टमेंट होता है ना, उसमें 8 लोग बैठते, 6 इधर में और इधर 2, 8 लोग होते। तो उसमें 8 लोगों में एक ब्राह्मण था, 7 गैर ब्राह्मण थे। तो वो चर्चा कर रहा था, 6 लोग उसकी सुन रहे थे ब्राह्मण की, मैं अकेला ही नहीं सुन रहा था। ब्राह्मण बहुत होशियार होता है कि एक आदमी सुन नहीं रहा है। तो उसने मुझे कहा, भाई साहब ये सारे लोग ध्यान लगाकर धर्म की बात सुन रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। तो मैंने उसको कहा, पंडित जी मुझे सुनना चाहिए? सुनना चाहिए। मैंने कहा दोबारा पूछो क्या? मुझे सुनना चाहिए? हाँ सुनना चाहिए। देखो मैंने कहा फिर बाद में मत बोलना। कहा सुनना चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि देखो मैं सुनता हूं अभी। तो मैंने उनको कहा पहले तुम मुझे ये बताओ कि हिंदू धर्म के मैं अड़ानी आदमी हूं, हिंदू धर्म के धर्म शास्त्रों के नाम बताओ। ये तो बहुत छोटा सवाल है, यही तो मैंने कहा छोटा सवाल पूछ रहा हूं आपको, आप तो पंडित है ना, आपको छोटा सवाल पूछ रहा हूं। तो उसने बताया वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता। मैंने कहा पंडित जी अरे तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैंने आपको हिंदू धर्म के पूछा, ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, आपने हिंदू धर्म के बता दिया। तो उसने कहा हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक है। यही तो साला मैं लोगों को बता रहा हूं, समझ नहीं आ रहा हमारे गधे लोगों को कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक है, यही मैं बता रहा हूं। और अगर उनको पता चल जाए एक है तो फिर हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता है, वो तो वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को, अस्पृश्यता को मानते हैं। अगर हमारे लोगों को पता चल जाए तो फिर ये लोग उसके पिछवाड़े पे लात मारेंगे। ये उनको समझ में आना चाहिए, ये उनको मालूम नहीं है। तो ये चर्चा उधर चल रही थी जब उसको मैंने कहा पंडित जी ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है। इतने में किसी कारणवश गाड़ी रुक गई। गाड़ी कभी कभी रुक जाती है, रुक गई। उसने मुझे पहले बोला था कि मेरा स्टेशन 3 घंटे के बाद आने वाला है। उसने देखा ये आदमी खतरनाक लग रहा है, ये मेरे को फंसा रहा है, तो उसने अपना एक झोला था वो उठाया और कहा कि मुझे अभी जाना पड़ेगा अर्जेंट, ये कि याद आ गया काम। मैंने कहा पंडित जी आपका तो स्टेशन 3 घंटे, हाँ वो बात सही है मगर एक नया काम याद आ गया। मैंने कहा स्टेशन भी नहीं है, ये तो आउटर है। नहीं फिर भी याद आया है ना, तो अर्जेंट में मुझे जाना पड़ेगा, भाग गया। उसको लगा कि ये हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म में ये जो 6 लोगों को मैंने गधा बनाया ना, ये आधे घंटे में ही मेरे विरोध में खड़ा कर देगा।
ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो वो रेल से उतर गया आउटर में और चला गया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको, हमारे लोगों को भी यह समझ में नहीं आता, ये हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण धर्म एससी एसटी ओबीसी कुंबी मराठा लोगों का दुश्मन नंबर 1 है। ये उनका धर्म नहीं है। उनके विरोध में ब्राह्मणों के द्वारा की हुई साजिश है, षड्यंत्र है। अब ये मैं कह रहा हूं तो किसी ब्राह्मण को मेरे खिलाफ में एफआईआर करना चाहिए ना। वो तो वामन मेश्राम छोड़ के सब पर एफआईआर करेंगे, बाकी किसी पर नहीं करेंगे। क्योंकि वामन मेश्राम पर एफआईआर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो डरता नहीं है। जो डरता नहीं है उस पर हमारा एफआईआर चलता नहीं है। समझ में आ रहा है? हमारा एफआईआर डराने के लिए होता है, जेल में थोड़ी डाल सकते हैं। तो वामन मेश्राम पर एफआईआर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो डरता नहीं है। बाकी लोगों को एफआईआर करूंगा, करते नहीं, करूंगा बोलने से डर जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों को ये बारीकियों का अध्ययन करना चाहिए। अगर इन बारीकियों का आप लोग अध्ययन कर सकते हो तो करो, तो इससे आपको लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं इसका हुनर, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। ये बात हमको समझने की जरूरत है। जहां तक ईवीएम का सवाल है, ये जो ईवीएम है, ये ईवीएम ब्राह्मणों ने लाया हुआ सबसे नया षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र क्या है? वोट का अधिकार जो आपको शासक बना सकता है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे। 84 में बहुजन समाज पार्टी काशीराम जी ने बनाई और कांग्रेस ने 84 में ईवीएम लाने का फैसला किया। ये संयोग नहीं है। उन्होंने सोचा अब वोट का अधिकार का उपयोग करेंगे और ये शासक अब अपना बनाने की कोशिश करेंगे। अब हमको चुनने का काम नहीं करेंगे, इनके वोट का प्रबंध करना पड़ेगा। वोट का प्रबंध करने के लिए अमेरिका और यूरोप के लोगों ने जिस ईवीएम पर पाबंदी लगाई थी, उस ईवीएम को भारत में लाया गया। सारे दुनिया में ईवीएम पर पाबंदी है। जिन देशों ने ईवीएम बनाया उस देशों में भी पाबंदी है। ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव भारत के संविधान ने भारतीय प्रजा को दिया हुआ मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इसका वायलेशन करने का भारत सरकार को तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर नहीं है। अगर चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन से ही चुनाव करने का काम किया तो मैं ऐलान करता हूं, बार बार दोबारा करता हूं, ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। 12 लाख से लेकर 15 लाख तक बूथ रहने वाले हैं, तो 12 लाख से लेकर 15 लाख जगह पर फोड़ेंगे। और 12 लाख से लेकर 15 लाख तक ईवीएम फोड़ने के लिए पहली जिम्मेदारी महिलाओं की। फोड़ने का कैसे? ईवीएम मशीन दोनों हाथों से उठाने का और जमीन पर पटकने का। एक बार पटकने के बाद अगर टूटा नहीं तो दूसरी बार करने का। दूसरी मशीन आएगी, ज्यादा 2 ही मशीन रख सकते हैं, 2 ही आएगी, फिर दूसरा तीसरा आदमी जाएगा, फिर वो पटकेगा। सारे देश की चुनाव मशीनरी जो है वो बैलेट पेपर पर चुनाव करने के लिए मजबूर हो जाएगी। ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी की जा सकती है और पता भी नहीं चलता। देखो, आपको सबूत के तौर पर बताकर बात समाप्त करता हूं। ये बैलेट पेपर आंखों से दिखाई देता है। अपने आंखों के सामने इसको आप ऐसा फोल्ड करते हो, ऐसा फोल्ड करते हो, ऐसा फोल्ड करते हो, ऐसा फोल्ड करते हो और फिर बैलेट बॉक्स में डालते हो।
डालने के बाद भी फिजिकल एविडेंस रहता है। ईवीएम मशीन में बटन दबाने के बाद आपका जो वोट है वो इलेक्ट्रॉनिक वोट में रूपांतरित होता है। और इलेक्ट्रॉनिक वोट की विशेषता क्या है? आंखों से दिखाई नहीं देता। कितने लोगों को पता है? इलेक्ट्रॉनिक वोट आंखों से दिखाई नहीं देता। फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। जब ईवीएम के द्वारा दिए हुए वोट का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता तो रिकाउंटिंग नहीं हो सकता। बैलेट पेपर में रिकाउंटिंग का सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में रिकाउंटिंग का सिस्टम ही नहीं है। क्योंकि रिकाउंटिंग के लिए बैलेट पेपर में दोबारा फोल्ड किया हुआ वोट खोलना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है, फिर गिनती करना पड़ता है। कभी कभी हारा हुआ जीत जाता है और जीता हुआ हार जाता है। मगर ईवीएम मशीन में एक बार अगर जीत गया तो वो हमेशा के लिए जीतता ही रहता है, क्योंकि उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन करने का कोई सिस्टम है नहीं। जब फिजिकल वेरिफिकेशन ही नहीं होता तो रिकाउंटिंग नहीं हो सकता। विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन रिकाउंटिंग नहीं हो सकता। एक बात है, ऐसी तमाम बातें हैं 2-4 दिन तक कलेक्टर के पास रहती है। उस दौरान बहुत कुछ किया जा सकता है। मुझे काउंटिंग करने वाले अधिकारियों ने बताया अगर 3-3, 4-4 दिन तक वो मशीन उधर रहती है तो उसका लाइट जब हम काउंटिंग के लिए लेते हैं तो जला हुआ ही रहता है। बोले ये साला समझ में नहीं आया, वो मशीन का लाइट कैसे जला हुआ? लास्ट में किया ना उधर गड़बड़ी तो जला हुआ रहेगा। उसको दोबारा लगा करके ये अधिकारियों ने मुझे बताया, नाम नहीं बताने की शर्त पर, इसलिए मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूं। वामसेव के बहुत लोगों को चुनाव जिम्मेदारी मिलती है काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं। उन लोगों ने मुझे बताया कि यहां गड़बड़ी होती है, मगर गड़बड़ी को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में फिजिकल एविडेंस नहीं होता है, इसलिए पकड़ना संभव नहीं होता है। इसलिए ईवीएम मशीन को अमेरिका के लोगों ने बाद कर दिया, यूरोप के लोगों ने बाद कर दिया और दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव नहीं होता है। भारत में ब्राह्मणों ने ईवीएम लाया, इसलिए अभी मेरे अभियान की वजह से, मेरे आंदोलन की वजह से कांग्रेस के लोगों ने इसके विरोध में एक बयान दिया। सावधान रहो कांग्रेस से, कांग्रेस ने तो ईवीएम लाया, कांग्रेस ने तो ईवीएम लाया। कांग्रेस ने बयान दिया, बयान काहे के लिए दिया? बयान काहे के लिए दिया? वामन मेश्राम से जो लोग जागरण हो रहा है वो लोग कांग्रेस के विरोध में भी जाएगा तो उन लोगों का भी समर्थन मिलना चाहिए, इसलिए बयान दे रहा है। तो लोगों ने मुझे टेलीफोन किया, मेश्राम जी वो कांग्रेस ने बयान दिया। अरे बयान दिया गधे लोगों, बयान दिया केवल। और गधे क्यों बोल रहा हूं? बयान गधा बनाने के लिए दिया। कैसे? लोगों ने मुझे पूछा कैसे? उसने बयान दिया तो तुम खुश हो गए कि नहीं? हाँ, यही तो गधा बनने का लक्षण है। कांग्रेस के लोगों को बोलो, मैंने उनको कहा कांग्रेस के लोगों को बोलो, जैसे वामन मेश्राम फोड़ने की बात कर रहा है, तुम भी करो। कहा कि नहीं ये तो नहीं करेंगे हम। फिर कैसे तुम्हारा यकीन होगे? तुम्हारा यकीन कैसे होगी? इसको फोड़ना पड़ेगा ना। फोड़ने के लिए अभी कांग्रेस का कल के अखबार में बयान आया, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, हम उसके विरोध में है, ईवीएम के विरोध में नहीं है।
पढ़ते जाओ ना सही। अरे हमारे लिए बयान देना पड़ रहा है, हमारी वजह से देना पड़ रहा है। बीजेपी के लोगों ने, चुनाव आयोग के लोगों ने सारे देश के गांवों में डेमो दिखाने का अभियान शुरू किया। हमारी वजह से सारे गांव गांव में डेमो दिखा रहे। डेमो में क्या दिखा रहे? बोलते ए कांबळे ला बटन दाब तो बघ तू कशावर दाबलंय ह्याच्यावर दिसलं की नाही? हा बोले नाही बरोबर आहे, मशीन बरोबर आहे. अबे गधे कांबळे, इतने से थोड़ी होगा, और भी है आगे। आगे होता है ना शुरू, आगे खेल होता है। कांबळे को पता ही नहीं है, बस इतना ही दिखा रहा हो चुनाव आयोग। कितना बटन दबाओ, देखो हो बराबर है, हाँ बराबर है। वो सारा खेल आगे शुरू होता है। क्यों? आकाश में चांद पर मशीन भेजा, चांद पर मशीन भेजा। मशीन भेजने के बाद बॉम्बे में इंजीनियर लोग क्या बोले, अरे कुछ मशीन में गड़बड़ी हो गया। चांद पर है वो मशीन, चांद पर है। और ये बॉम्बे के इंजीनियर क्या, अरे वो चांद में जो मशीन भेजा उसमें थोड़ा गड़बड़ी हो गया, तो सुधार लो। वो इधर बॉम्बे में बैठे बैठे सुधारते। चांद पर मशीन है, बॉम्बे में बैठे बैठे सुधार करते हैं। जब तुम्हारे गांव में ईवीएम आती है तो बहुत ज्यादा, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर अंतर पर रहता है ईवीएम मशीन। अरे कई लाख किलोमीटर में गड़बड़ी कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ए साले किलोमीटर में नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, उसको आप अपने हिसाब से बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो। वो सारा का सारा तुम्हारे रिमोट पर है। जब चांद में मशीन भेजी हुई, वो रिमोट में दुरुस्त कर सकते हैं, तो तुम्हारा गांव के अंदर आया हुआ जो ईवीएम है उसको क्यों नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं। 200% ईवीएम में गड़बड़ी होती है। चुनाव आयोग 6 लाख गांवों के देहात में रहने वाले लोगों को समझा रहा है। मैंने चुनाव आयोग को कहा, अरे हम 10 लोगों को समझा रे भैया, अबे हम 10 को समझा, 6.5 लाख गांव के लोगों को काहे को समझा रहा है? हम लोगों को 10 लोगों को समझा, मैं सारे देश के लोगों को समझाता हूं। अरे नहीं, तुमको नहीं समझा सकता क्योंकि तुम्हारे पास तो काउंटर क्वेश्चन है। वो जो गांव का आदमी है उसके पास डाटा ही नहीं है, तो काउंटर क्वेश्चन कहां से होगा? उसके पास जानकारी ही नहीं है, तो काउंटर क्वेश्चन कहां से होगा? उसके पास तो काउंटर क्वेश्चन ही नहीं है। उनको मूर्ख बना रहे हैं। तो हम लोग गांव के लोगों को जाकर के समझाना चाहिए, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। चुनाव आयोग ने नहीं माना तो उसको भुगतना होगा। ये मशीन हम फोड़ेंगे, फोड़ेंगे, फोड़ेंगे। सबसे पहले मैं फोड़ूंगा, मैं ही फोड़ूंगा पहले, फिर बाद में रहे कांबळे मैंने फोड़ दिया देख ले, कांबळे मैंने फोड़ दिया देख ले। मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं, तू भी जाने के लिए तैयार हो। अगर 10-15 लाख लोग जेल में जाने के लिए तैयार होते हैं, किसी को जेल नहीं होगा। 1-2 जगह अगर कोई करेगा तो जेल होगा। 15 लाख जगह फोड़ेगा तो किसी को नहीं होगा। अगर इस देश में अगर हम लोगों को भविष्य में कभी कोई अवसर मिला तो पहले ईवीएम लाने वाले से अगर वो कमिश्नर जिंदा रहा, बुढ़ा जिंदा, तब भी उसको छोड़ेंगे नहीं। वो बुढ़ा अभी जाने वाला है 2-4 दिन में, और हमको मौका मिल गया तो भी नहीं छोड़ेंगे। उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। ये जो करंट वाला है तो पकड़ में आएगा ही आएगा। तो मतलब ये तो ज्यादा ये छूटेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं अभी हमारे लोगों का राज। ये तो ईवीएम हमारे लोगों के राज को रोकने के लिए किया। ये जो इतना बड़ा संगठित शक्ति हमने निर्माण किया, अरे इस संगठित शक्ति को रोकने की किसी की ताकत नहीं है। संख्या हमारी है, वोट हमारा है। हम लोगों को तलवार उठाना नहीं है,
बंदूक उठाना नहीं है, साला कुछ करना नहीं है, केवल ऐसा करना है। बोल रहा हूं मैं, तलवार चलाओ, तलवार उठाओ, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। इतना सब अगर इतनी विशाल संगठन शक्ति हम निर्माण करते हैं, 9 अगस्त 1942 को गांधी ने अंग्रेजों के विरोध में चले जाओ चलाया था, चले जाओ। उसके बाद अंग्रेजों ने जाने का निर्णय किया। देखो पुराना 2000 साल पहले का इतिहास नहीं बता रहा हूं। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने अंग्रेजों को कहा चले जाओ। मैं तो ब्राह्मणों को कह भी नहीं रहा हूं चले जाओ, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहूंगा तो बोलेंगे कहां जाएंगे, साला हमें पता ही नहीं है हम कहां से आए। तो इसलिए मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं चले जाओ। मैं क्या बोल रहा हूं, सीधे हो जाओ। तुम जो टेढ़े साला सब कर रहे हो सीधे हो जाओ, नहीं तो फिर सीधे करने का हमारे पास इलाज है। अगर तुम कुत्तों की पूंछ की तरह ही रहो, क्योंकि सारे दुनिया की पूंछें ठीक हो सकती है मगर कुत्ते की पूंछ, पुंगली में अगर कुत्ते की पूंछ को 1 महीना रखो, निकालो, पूंछ वैसी वैसी हो जाएगी, वो सीधी होती नहीं है। तो इसीलिए तुम टेढ़ा तुम्हारा तरीका है सुधार करो। हम नहीं चाहते कि तुम चले जाओ, गांधी ने कहा चले जाओ, हम नहीं चाहते चले जाओ, मगर आने वाले समय में हमारे लोगों का आंदोलन विशाल होगा। जितने लोगों ने मेरी बात सुनी, लगभग जितने लोग मुझे मिलते हैं बोलते हैं आपकी सारी बातों से सहमत है। मैंने कहा कौन सी बात से सहमत नहीं है? कहा कि ब्राह्मणों चले जाओ, इसको आप रोक नहीं लगा रहे हो, इसको आप चले जाने के लिए नहीं कह रहे हो, ये गलत बात है। एक बात बोले ये आपकी नहीं मानते। गांधी ने बराबर कहा था अंग्रेजों को चले जाओ, तुमको भी ब्राह्मणों को कहना चाहिए चले जाओ। मैंने कहा नहीं, ये इसके लिए मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। तो हमारे लोग मेरी एक बात से सहमत नहीं है। कौन सी? कि आपको ब्राह्मणों को चले जाओ, आप ऐसा नहीं कहना चाहते, इसके हम विरोध में। तो लोग विरोध में है, नहीं इनको जाने दो। मगर मैं कहता हूं नहीं इनको रहने दो। तो मुझे पूछा किसी ने कि क्यों रहने दो? अरे मैंने कहा जब तुम्हारा राज आएगा तो राज तो किसी के ऊपर करना होगा ना। तो जब तुम्हारा राज आएगा तो ब्राह्मण प्रजा रहेगी, तो तुमको ब्राह्मणों के ऊपर राज करने में मजा नहीं आएगा। अगर तुम शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, बैकवर्ड क्लास के लोग, SC ST OBC के लोग, SC ST OBC पर ही राज करोगे तो मजा कैसे आएगा? नहीं आएगा। अगर SC ST OBC का राज आ गया और ब्राह्मणों पर आपने राज किया, मजा भी आएगा। तो मजा भी तो आना चाहिए राज करने में, एक राज भी होना चाहिए, एक मजा भी होना चाहिए। तो इसलिए ये लड़ाई जो है इस तरीके से हम लड़ेंगे। तो इसको जाने के लिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। ये लड़ाई हम लोगों को लड़नी है। तो आने वाले समय में आप लोगों को गांवों में रहने वाले जो हमारे लोग हैं उन लोगों को जगाओ और बूथ लेवल का संगठन खड़ा करो। 12 लाख से लेकर 15 लाख तक जो बूथ रहने वाले हैं, बूथ लेवल का संगठन खड़ा करो। अगर आपने बूथ लेवल का संगठन खड़ा किया तो ये भौगोलिक नेटवर्किंग होगा। और फिर उसके नीचे और एक है, बूथ लेवल के नीचे है सोशल नेटवर्किंग, कि अगर एक बूथ में 1000 वोटर है, 1000 वोटर में शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नॉमिनिक ट्राइब, MBC, OBC और माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ऐसे 1000 में 14 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। 1000 वोटर है, उसमें 14 ग्रुप अगर बनाओगे तो झोली भर भर के वोट पड़ेगा। ये जो हजारों करोड़ खर्चा कर रहे हैं, अभी अखबार पढ़ो, कांग्रेस के लोग भी काला धन इस्तेमाल कर रहे, बीजेपी वाले भी काला धन इस्तेमाल कर रहे। ये जो अपने को बड़ा राष्ट्रवादी कहने वाले बीजेपी के लोग हैं, सबसे ज्यादा काला धन बीजेपी के लोगों के पास आ रहा है। दूसरे नंबर का काला धन कांग्रेस के पास आ रहा है।
ये सारे काला धन से चलाने वाले लोग हैं। काला धन से सरकार बनाने वाले सफेद काम करेंगे? काला धन से ही सरकार बनती है तो सफेद काम कहां से होगा? अखबार पढ़ो तो आपको पता चलेगा। अरे सारा का सारा डाटा सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया। काला धन, डेली हियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए आने वाले समय में ये परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल आ रही है और बदलने का समय भी नजदीक आ रहा है। इस दिशा में हम लोगों को काम करना होगा, तेजी से करना होगा। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।